हेलो एवरीवन। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी वो तो कंटिन्यू चलेंगी, बट जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी कि इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन हम देख रहे हैं सीसैट के माध्यम से, यानी कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन 28 से लेके 17-15 तक आते हैं। ठीक है, इन्हीं के बीच में इनका वेरिएशन रहता है। देखिए, मैं अपने किसी कंटेंट से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये ई दृष्टि की बुक है। इसमें पीसीएस के वो जो पीवाईक्यू बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो दिए हैं लगभग 13 सालों के। ठीक है, तो मैं इसी से बता रही हूँ आप लोगों को। अगर इसमें से थोड़ी बहुत त्रुटि होती है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, पर जैसे टेस्ट सीरीज़ में कई बार कुछ कुछ चीज़ें प्रिंट होने में मिस्टेक होती है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो 2017 के हम क्वेश्चन देखते हैं, इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन। पीसीएस का फॉर्म भी आ गया, आपको पता है। और सीसैट की तैयारी हम बहुत कम करते हैं, सीसैट में हम कम टाइम देते हैं, या अगर कम टाइम दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, तो हम चलते क्वेश्चन की ओर। देखिए, जीएस तो हम सारा साल पढ़ते रहते, पूरे साल जीएस को फॉलो करते हैं, पर सीसैट को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में बराबर मार्क्स नहीं आए तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट कर रखे, कुछ वही जो पूरे इंटरपर्सनल के आए हुए हैं, और हम उन्हीं की बात करते हैं। और मैं इसकी पीडीएफ भी अभी टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, तो जो भी कोई नया हो तो वो हमारा चैनल ज्वाइन कर ले, प्लस टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये अभी मैंने 2023 से, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं इंटरपर्सनल स्किल के। 2023 से अभी तक 2018 तक जो हमने डील किया क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है, एक तो आपको उसकी जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, वो पता चलते हैं। प्लस ये भी पता चलता है कि कितने क्वेश्चन को वो रिपीट करते हैं, क्यों रिपीट करते हैं, ऐसे करके काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बुद्धिपूर्ण क्रिया, बी अभिकल्प क्रिया, ठीक है, सी ऑप्शन कह रहे हैं कि चयन क्रिया, और डी कह रहे हैं कि तदात्मीकरण क्रिया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी इन्होंने सही बताया है, तदात्मीकरण क्रिया। क्यों, थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी तो आप उससे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ इन्होंने कहा कि साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में सुझाए गए बिंदुओं में 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। ऑप्शन है बुद्धिपूर्ण क्रिया यानी इंटेलिजेंस एक्टिविटी, बी अभिकल्प क्रिया यानी डिजाइन एक्टिविटी, सी चयन प्रक्रिया यानी चॉइस एक्टिविटी। तो ये कह रहे हैं कि हर्बर्ट साइमन ने वर्ष 1960 में अपने निर्णय प्रक्रिया संबंधी सहायक तंत्रों को व्यक्त करने हेतु विवरण प्रस्तुत किया था, तो उसी के हिसाब से इन्होंने डी ऑप्शन को चूज़ किया है। और भी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात कर रहा है कि तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। ऑप्शन है स्पष्टीकरण, बी अनुमान लगाना, सी समझाना, या डी प्रदीपन प्रकाश डालना। इन्होंने कहा है कि तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। तो देखिए, क्या संयोजन हुआ, उसमें आप कई बार ना अनुमान लगा सकते हो। लोग बोलते हैं ना, थोड़ा अनुमान लगाते हैं, क्या पता क्या हो जाए या क्या होना चाहिए, उस तरीके से। मे भी अगर उस तरीके से नहीं तो देखिए इन्होंने बताया ही है ना, हम इसको पढ़ लेते हैं। तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन की स्थिति अनुमान लगाने इनफेरिंग की होती है। जैसे मौसम विभाग द्वारा, देखिए मैंने बोला ना कि हम अनुमान लगाते हैं कई बार, तो मौसम विभाग द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बादल युक्त आंधी आने की 80% संभावना है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा भी हो सकती है। वही इन्होंने यहाँ पर बताया है। थोड़ा सा टाइम लगता है, जब इन क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपकी समझ में भी आने लगेंगे, और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हमें किसी भी हाल में इनको छोड़ के एग्ज़ाम देने जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस सीरीज़ को बंद नहीं की हूँ। बस बीच में क्या होता है कि कुछ काम हो जाते हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी आपको देना ही था, तो मैं टेस्ट सीरीज़ में मैंने ध्यान दिया तो फिर ये रह गया, तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि सहज ज्ञान निर्णय है। ऑप्शन ए का प्रयोग संगठनों में नहीं होता है, बी संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, सी अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है, या डी प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है। तो देखिए सी ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि सहज ज्ञान निर्णय होता है अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय। जब भी आप कोई निर्णय लेते हो तो अपने अनुभव का प्रयोग तो करते हो ना, तो यही बात उन्होंने यहाँ पर भी कही है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान
इंट्यूशंस में तर्क या तर्क संगत प्रक्रिया के उपयोग के बजाय वास्तविक प्रमाण के बिना भावनाओं, अनुभव या वृत्ति के द्वारा एक निर्णय पर स्थिरीकरण किया जाता है, अर्थात इसमें अनुभव, भावनाओं एवं संचित फसलों पर आधारित निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ठीक है, जैसे आपने निर्णय लिया, उसका कौन सा अंतिम चरण होगा। हालांकि यहाँ पर इन्होंने आंसर दे दिया है, पर फिर भी हमें अपने हिसाब से सोचना है। जब हमें यह क्वेश्चन ना आ रहा हो या इसका आंसर तो पहले नहीं देते हैं ना जब हम प्रीलिम्स अटैम्प्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आपको पहले अपने मन में ये बात सोचनी है कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ये तो पहला चरण हो गया। बी निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। सी निर्णय मानदंड की पहचान। डी समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। अंतिम चरण पूछ रहे हैं, पहला आपका ये हो गया, इसके बाद में ये हो जाएगा, अंतिम चरण हो जाएगा कि निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, किसी को कोई सज़ा देता है, तो उसको भी पहले वो ध्यान कर लेता है कि ये सज़ा इसके लिए है भी ना, ये यहाँ पे लागू हो रही कि नहीं। कई बार देखना आप, जो बच्चे कुछ ऐसा काम कर देते तो उनके लिए अलग सज़ा रहती है ना, वो इसीलिए सोच के बनाई जाती है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे। एक तर्कसंगत निर्णय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। समस्या को परिभाषित करना, निर्णय पद्धति की पहचान, थर्ड पद्धतियों को एक क्रम में भारित करना, फोर्थ इनमें विकल्पों को विकसित करना, फिफ्थ विकल्पों का मूल्यांकन करना। देखिए हमको ये सब पढ़ के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम निकालना, हमें कतई इसमें से कुछ भी नहीं करना कि नहीं हम इसके मास्टर बन जाएं। ठीक है, सिर्फ हमें एग्ज़ाम निकालना है और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं तो हमें उन्हें सॉल्व करना है। आपको मैंने 2023 का दिया है वीडियो बना के, आप देखिए उसमें कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि वो छोड़ने लायक, अगर उतने क्वेश्चन छोड़ेंगे तो बहुत हमारा नुकसान हो जाएगा, पेपर ही नहीं निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए चयनात्मक कूट संकेतन, बी चयनात्मक तुलना, सी चयनात्मक भंडारण या डी चयनात्मक संयुक्ति। अब इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर दिए कि चयनात्मक भंडारण। क्या कहा कि अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है चयनात्मक भंडारण। क्यों नहीं, ये थोड़ा सा बिल्कुल देख लेते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने ये कुछ प्रकार दिए हैं समस्या के समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार अंतर्दृष्टि इनसाइट के 3 प्रक्रम माने गए हैं। ऑप्शन ए चयनात्मक कूट संकेतन अंतर्दृष्टि, बी चयनात्मक तुलना अंतर्दृष्टि, सी चयनात्मक संयुक्ति अंतर्दृष्टि। तो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि अतः स्पष्ट है कि जो चयनात्मक भंडारण है, सिलेक्टिव स्टोरेज, इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक अवस्था, समस्या स्थान, स्वतः शोध एवं संकारक, बी प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक, सी मानसिक विन्यास, लक्ष्य अवस्था, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण, प्रतिनिधित्व कारक। ठीक है, डी नियंत्रक, प्रकार्यात्मक जड़ता, संकारक एवं समस्या स्थान। देखिए ये कुछ भाषा ऐसी है, हिंदी की क्लिष्ट भाषा है जो थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि विशेषताएं होती है, तो ऑप्शन बी दिया है प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था, संकारक एवं नियंत्रक। फिर इन्होंने बताया कि एक सुपरिभाषित समस्या में स्पष्ट रूप से आपके जो ऑप्शन दिया वही बताया है, ज़्यादा इन्होंने कुछ बताया नहीं। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ऑप्शन है ज़्यादा व्यक्तित्व होना, बी दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, सी टनेल दृष्टि या डी समाधान की शीघ्र प्राप्ति। इन्होंने बोला कि ज़्यादा व्यक्तित्व होना ये संप्रेषण मतलब सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। ज़्यादा व्यक्तित्व होना सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति दूसरे के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान देता है और वास्तविक समस्या से ध्यान हटा लेता है। ये भी बात सही है, तो आंसर हमारा यहाँ पर सी सही है। ओके, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है गतिकी, बी पराभाषा, सी लघु परिधिकरण या डी स्पर्शी संचार। ऑप्शन इन्होंने इसमें माना है कि संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण एक उपाय हो सकता है या इसका प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि संचार में निस्पंदन मतलब नोड के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण यानी शॉर्ट
सर्किटिंग उपाय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बाधा उत्पन्न करने वाले निस्पंदन के सिरे को भूमि से 1.0-1.6 सेकेंड समय अंतराल के लिए लघु परिपथित शॉर्ट सर्किटिंग कराने पर प्रभावित करने वाली लाइन नेटवर्क से अलग हो जाती है। तो ये संचार की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए नियंत्रण करना, बी प्रबंधन करना, सी निर्णय लेना या डी नियोजन करना। तो आंसर सी है निर्णय लेना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्रविधियों की प्रक्रिया कहलाती है निर्णय लेना। निर्णय सार्वभौमिक रूप से विकल्पों के बीच चयन करने की प्रक्रिया है। जैसे कई विकल्प हैं, उसमें से आपने एक प्रक्रिया को चयन किया या उसका मतलब आपने बोला कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो वो निर्णय हो गया, है ना। तो प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, वही यहाँ पर इन्होंने बात कही है और आंसर सी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए संरचनात्मक नियम, बी संगठनात्मक नियम, सी वियोजक नियम या डी नियामक नियम। अब ये क्वेश्चन इसी तरीके का मैंने इसके पहले किसी ईयर में आया है, ईयर तो याद नहीं फिलहाल अभी, बट आया है, ठीक है। तो कह रहे कि संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं, विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अथवा व्यावसायिक उपक्रमों के माध्यम से आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में कौन सा चरण पहले आता है। ऑप्शन ए संचारण, बी कूटानुवाद, सी समझना या डी कूट लेखन। तो ऑब्वियसली ये संचार में सबसे पहले आएगा कूट लेखन। किसी चीज़ को हम पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद में उसका अनुवाद करेंगे, मतलब समझेंगे, अनुवाद करेंगे, फिर उसका संचारण करेंगे। तो ये यहाँ पर उन्होंने पूरी प्रोसेस बता दी है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसका PDF दे दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम पे भेजूंगी, आप अच्छे से पढ़ के फिर समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। ऑप्शन ए प्रबंधकीय कौशल, बी सामाजिक कौशल, सी संबंधपरक कौशल या डी प्रत्यायक कौशल। ऑप्शन इन्होंने बी दिया है सामाजिक कौशल, ठीक है। इसके देखिए ऐसे क्वेश्चन के आंसर होते हैं ना कि आपको लगेगा कि ये हो सकता है या ये, लेकिन जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने में नहीं किया जाता। ऑप्शन ए लोक कौशल, बी मृदु कौशल, सी जीवन कौशल या डी संगठनात्मक कौशल। तो कह रहे हैं कि नहीं किया जाता, तो आपका संगठनात्मक कौशल नहीं किया जाता है अंतर्वैयक्तिक संबंधन व्यक्त करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने इसका बताया है एक्सप्लेनेशन में कि अंतर्वैयक्तिक संबंध दो या दो से अधिक लोगों के बीच ऐसा साहचर्य होता है जो क्षणिक या स्थायी हो सकता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ में निर्मित होते हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि संगठनात्मक कौशल जो है वो यहाँ पर इसकी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहे हैं कि औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है। ऑप्शन ए नियंत्रण, बी समझौता, सी संगठन या डी सूचना। कह रहे हैं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। तो नियंत्रण। अब ये यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी बातें बताई हैं, मतलब अच्छे से ये सारा कुछ इन्होंने समझा दिया है, तो आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है, फिर समझना है। इन्होंने पूरा बताया है कि संचार कम्युनिकेशन सदस्यों के व्यवहार को विविध तरीकों से नियंत्रित करता है ना। संगठनों में कुछ औपचारिक दिशा निर्देश, जब किसी संगठन में आप जुड़ते हैं तो उसके कुछ दिशा निर्देश होते हैं ना, तो वही है कि वो नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि समानुभूति के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन ए समानुभूति और सहानुभूति दोनों समान है, बी व्यक्ति में दूसरों की भावनाओं को समझना समानुभूति है। ये आपका एथिक्स में बहुत अच्छा चैप्टर है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इम्पैथी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। अब इसका इन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया है, बट बहुत अच्छा है, ठीक है। इन्होंने जो बोला है, देखिए नेक्स्ट जो इन्होंने बताया कि समानुभूति इम्पैथी का अर्थ है दूसरे की भावनाओं या अनुभूतियों को समझने एवं उन्हें महसूस करने की क्षमता। आवश्यक नहीं कि समझता है, इसमें भावनाओं का संप्रेषण नहीं होता, जबकि
सहानुभूति, जो सिंपैथी है, दुखी व्यक्ति से अपने को जोड़ते हुए अपनी भी भावनाएं उस व्यक्ति तक प्रेषित की जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि केवल बी सही है, ए आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एथिक्स में जिसने पढ़ा होगा उसे तो थोड़ा सा कनेक्ट हो ही गया होगा, बट वैसे भी आप जिसने नहीं पढ़ा उसको इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, ये यहाँ पर डैश दिया है, एवं बीच में लगा है, क्या हम भर सकते हैं? तुम और है यहाँ पर, और इधर एवं भी लगा है, तो तुम और एवं मैं नहीं बनना। ठीक है, बी वह और वे, वह और एवं वे ये भी नहीं बनना। तुम और हम, तुम और हम, या फिर तुम एवं और हम, ये हो सकता है। इन्होंने बताया संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम और हम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर बताया। हालांकि ये और है तो इसको इन्होंने कैसे सेट किया, क्योंकि एवं है, बट आंसर ये है और आयोग ने माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि अशाब्दिक संचार में निहित है। ऑप्शन है देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा, बी भाव भंगिमा, देह मुद्रा एवं भावनात्मक अभिव्यक्ति, सी न्यूनतम शाब्दिक मौन एवं मुखीय अभिव्यक्ति, डी देह भाषा, लहजा एवं मौन। देखिए इन्होंने कहा कि अशाब्दिक संचार जिसमें शब्द नहीं है, तो देह भाषा, मुखीय अभिव्यक्ति एवं लहजा हो जाएगा। मौन होगा तो फिर हम कैसे उसे समझा पाएंगे, जैसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं ना, संकेतों में बताना, तो अगर मौन रहेंगे तो कैसे समझा पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने सही बताया और ए ऑप्शन आपका सही भी इसमें फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्वैयक्तिक संबंधों में किसमें अधिक समय लगता है। ऑप्शन है आदान प्रदान में, बी संचार में, सी समव्यवहार में, या डी विश्वास बनने में। तो देखिए सही बात है, अंतर्वैयक्तिक संबंधों में सबसे अधिक समय लगता है विश्वास बनने में। किसी भी रिश्ते में आपको विश्वास बनने में टाइम लगता है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कहा है कि समय लगता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को जांचते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका 2017 में इंटरपर्सनल का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया। ऑप्शन है धन, लोभ, बी संतोष, सी परोपकार, डी भक्ति। तो कह रहे हैं कि गद्यांश के अंतिम पंक्ति में उद्धृत है कि संतोष सात्विक जीवन का अंग है। तो ये आपका यहाँ से इंटरपर्सनल के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद में ग्रामर है। तो देखिए सी सेट का मैं एक ही बात कहूँगी कि जितनी आप प्रैक्टिस हो सकती है करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, टेस्ट सीरीज को लगाएं, वही आपका सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, उसी से चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे दूसरे इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। और हाँ, मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगी, आप उसको भी पहले चेक कर लीजिएगा। ठीक है।